Hello students, welcome back to this channel. I hope your preparation is going really well. In the previous video, we discussed about the writing section and the reading section. In this video, we will be focusing on the literature section and the general tips related to your English exam. In the literature section, as we all know, there are three kinds of questions which come up in the examination. First is the extract based questions. Second is the short answer questions, and third is the long answer questions. For all the three, we have different kind of techniques or strategy to ace those particular questions. So let's start. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट गिवन होता है और उस एक्सट्रैक्ट पे हमें 4 या 6 क्वेश्चंस होते हैं. एग्जाम में हमारे पास 6 एक्सट्रैक्ट्स होंगे and there would be internal choice. We have to attempt 3 out of 6. So the main approach here is कि we have to read all the 6 extracts because extract based question थोड़े टिपिकल होते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि वोकैबुलरी पर भी एम्फोसिस होता है, टोन पर भी होता है, चैप्टर के नेम पर, चैप्टर ऑथर पे, स्पीकर्स नेम पे, बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों पे एम्फोसिस होता है. तो हमें सारे एक्सट्रैक्ट 6 के 6 एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने हैं. गिव 10 to 15 minutes in reading all the extracts and then pick the extract which you know the best. जिसके आपको सबसे ज़्यादा आंसर्स आते हैं वो वाले एक्सट्रैक्ट पिक करो और उसके आंसर लिखना स्टार्ट करो. अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो आपके 2 to 3 मार्क्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो एक्सट्रैक्ट उन्हें सामने सामने दिखता है, जो उनको याद होता है कि ये इस चैप्टर का है, फटाफट उसके आंसर लिखने लग जाते हैं. बट 4th या 5th पॉइंट पर पहुंचते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर इसका तो आंसर आता नहीं, फिर उसमें वो गलत लिख देते हैं या फिर उनको क्रॉस करना पड़ता है और नेक्स्ट वाला सेकेंड चॉइस वाला अटेम्प्ट करना पड़ता है. तो ये आप मत करना. 10 to 15 मिनट सफिशिएंट टाइम देना एक्सट्रैक्ट्स को रीड करने में और फिर पिक करना कि कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है. वंस यू पिक अप द एक्सट्रैक्ट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट राइटिंग में जब आप आंसर लिख रहे हो तो बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट रहना है क्योंकि 1 मार्क्स का ही है. कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है सिर्फ वही आंसर करना है. सेकेंड, किस प्रकार के किस टिपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे. बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड में, पोएम से भी और जो नॉर्मल स्टोरीज हैं चैप्टर्स से उनसे भी बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. बट जनरली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो हमारे पास या तो लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस पर होते हैं या क्वेश्चंस हमारे होते हैं वोकैबुलरी पर. तो इसलिए जो भी आपके चैप्टर में कोई डिफिकल्ट वर्ड आए आप उसका मीनिंग सर्च कर लेना. अभी भी यू हैव सफिशिएंट टाइम, आप एक बार सब डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग से गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थीम पे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन में क्या थीम है या फिर क्या मैसेज दिया गया है. हमारे पास क्वेश्चन आता है चैप्टर की स्टोरी लाइन पर कि डायरेक्टली स्टोरी लाइन से पूछ लिया कि ऐसा इसने क्यों कहा, वो सब स्टोरी लाइन से रिलेटेड होते हैं. उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास टोन के ऊपर कि स्पीकर की टोन कैसे है, इसमें फियर की टोन है, एंगर की टोन है, एक्साइटमेंट की है, नर्वसनेस की है, कैसी टोन है. दूसरा हमारे पास आता है कि हु इज़ द ऑथर एंड हु इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. तो ऑथर और चैप्टर के नेम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, हु इज़ स्पीकिंग टू हुम, हु इज़ लिसनिंग टू हुम. तो स्पीकर लिसनर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की मैं बताना चाहूँगा कि मे नॉट बी फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में तो ऐसा हो सकता है कि 4 क्वेश्चन तो एक्सट्रैक्ट से डायरेक्टली हैं लेकिन 2 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट से नहीं है, स्टोरी लाइन से. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस इज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट. यूजुअली जो आयरनी होती है वो एक पूरे चैप्टर के रेफरेंस में होती है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के रेफरेंस में नहीं होती. तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपको चैप्टर से रिलेट करना है, ना कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से. तो ऐसा हो सकता है कि स्टोरी लाइन के ऊपर या थीम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सारे क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं स्टेट ऑफ एक्सट्रैक्ट. तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है आपको एक्सट्रैक्ट में आंसर ना मिल रहा हो तो आपको जनरल आंसर लिखना है कि चैप्टर के बेसिस पर. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे आते हैं शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देयर इज 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड देयर इज 1 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन. तो जो आप लिख रहे हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस स्टाइल में लिख रहे हो. एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर आ जाती है, स्पेलिंग आ जाती है, पंक्चुएशन आ जाती है और आपकी किस तरीके की प्रोफेशनलिज्म है इंग्लिश राइटिंग में, वो सब हम एक्सट्रैक्ट में आती है. और कंटेंट में आपको वैल्यू पॉइंट लिखना होता है. वैल्यू पॉइंट मतलब आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके पीछे की क्या रीजनिंग है, क्या कंसेप्ट है, ये सब बातें लिखनी है. मीन्स चैप्टर से जो रेफरेंस है वो लिखना है.
जो आपकी कंटेंट नॉलेज दिमाग में है उसके बारे में लिखना है। पॉइंट्स में कभी भी आंसर नहीं लिखना, पैराग्राफ में ही आंसर लिखना है। चाहे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हों। जैसे कई बार होता है ना कि दो क्वेश्चन मार्क हैं एक ही क्वेश्चन में, वाई भी पूछ लिया, हाउ भी पूछ लिया, वाई भी पूछ लिया, व्हेन भी पूछ लिया, तो एक ही सेंटेंस में करना है, अलग अलग में नहीं करना। वैल्यू पॉइंट्स मीन्स दो बातें, दो रीजनिंग, दो सजेशंस, वो सब वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस की अपनी एक टेक्निक होती है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में है, वैसे ही लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस की अपनी एक टेक्निक होती है। और वो टेक्निक क्या होती है कि फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस, देन यू टॉक अबाउट द कंसेप्ट, एंड देन यू रेफरेंस इट और देन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम यूजुअली लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, in the poem My Mother at 66, Kamala Das portrays a picture of her mother like this. In 3 to 4 lines you will explain the storyline और you will just explain the theme कि वो story है किस बारे में। फिर आप मेन कंसेप्ट पे आओगे। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा, अनटचेबिलिटी के ऊपर पूछा, जो सब आपके करिकुलम में कहीं ना कहीं सिलेबस किसी चैप्टर में है, उसके बारे में आप अपनी बात लिखोगे, अपना व्यू पॉइंट लिखोगे। फिर आप रेफरेंस जरूर दोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का जिस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में पूछा गया। जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा गया है, या फिर ये तो बताया होता है कि कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम गिवन होगा या चैप्टर का नाम गिवन होगा या ऑथर का नाम गिवन होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर का है। फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का वहाँ पे रेफरेंस लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं उस स्टोरी से। तो ऐसे करके आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है और इसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आप लास्ट में कंक्लूड कर देना, ताकि कंक्लूजन से टीचर को लगे कि ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंक्लूड सही से नहीं करते तो टीचर को लगता है कि ये पेपर शायद इसका छूट रहा था। तो आप कंक्लूजन करके पेपर की एंडिंग कर देना, ताकि ये लग जाए कि यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया, पेपर इज ओवर, ये पेपर छूट नहीं रहा था। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दी लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। अगेन इसमें कंटेंट के भी मार्क्स होते हैं, एक्सप्रेशन के भी मार्क्स होते हैं, तो दोनों अच्छे से लिखना है। 1 पेज में ये आंसर आ जाए तो सही है, थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा, बट जनरली 1 पेज इज ओके फॉर अ 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज द टेक्निक फॉर अटेम्प्टिंग द लिटरेचर। लिटरेचर में हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हर चैप्टर की थीम पता हो, पोएटिक डिवाइस पता हो, ऑथर के नाम, चैप्टर के नाम पता हो, और हमें हर चैप्टर का मैसेज या वैल्यूज जो चैप्टर के थ्रू हमें मिल रही है, जो सोशल इश्यूज हाईलाइट हो रहा है, वो सब हमें पता हो। सो ये सब मेजरली ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड प्लस स्टोरी लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी है क्या, किस फ्लो में स्टोरी चल रही है। अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइन की इंटरप्रिटेशन नहीं भी पता, कोई बात नहीं, चॉइसेस आनी है एग्जाम में, लेकिन स्टोरी लाइन हर चैप्टर की पता होनी चाहिए कि अगर आपने कुछ लिख भी दिया उसमें तो एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स उस बेसिस पे मिल जाएगा। जनरली 0 नहीं देते हैं टीचर, हाफ मार्क्स दे देते हैं। तो स्टोरी लाइन आपको चैप्टर की पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर है किस बारे में। सो ये हमारा है लिटरेचर सेक्शन की। अब हम बात करते हैं जनरल टिप्स रिलेटेड टू इंग्लिश। जनरल टिप्स में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि आपने एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 10:15 से 10:30 आपने पेपर को इधर उधर कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ अनसीन पैसेज ही पढ़ना है। बाकी पेपर एज इट इज छोड़ दो, सिर्फ जो पैसेज 1 है उस पैसेज 1 को आप पढ़ो। पैसेज 1 को पढ़ो, उसके आंसर्स को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर टीचर कुछ नहीं कहते हैं तो आप पेंसिल से स्लाइटली उसको स्मॉल डॉट से ऐसे मार्क भी कर सकते हो। बट अगर कुछ इन्विजिलेटर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अलाउ नहीं करते, तो आप मार्क मत करो, बट मेंटली दिमाग में रखो। 10:30 पर जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, 10:30 से 10:40 पर आप अनसीन पैसेज 1 के आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो। 10:40 से 10:15 पर आप पैसेज 2 की रीडिंग करो, रीड पैसेज 2। और 10:50 से 11 पर आप इस पैसेज का आंसर करो, आंसर पैसेज नंबर 2। सो जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपका 11 AM तक कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट्स, चलो और भी ले लो, कुछ अगर समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाती है, कुछ भी जाता है, तो 5 मिनट्स और ले लो। तो 11:05 पर, बाय 11:05 यू आर स्टार्टिंग विद द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन भी आप उसी सीक्वेंस में करोगे जिसमें क्वेश्चंस गिवन है। तो जनरली नोटिस में हमें 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, तो बाय 11:12 आप नोटिस कंप्लीट कर लो। फिर 11:12 से 11:20 तक आप इनविटेशन या रिप्लाई टू इनविटेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 11:20 पे आपको लेटर राइटिंग लिखनी है। 11:22 अगेन गिव इट
और यू मे इवन गिव 12 मिनट्स, 10-12 मिनट्स तो आप लेटर राइटिंग करिए। लेटर भी एक शॉर्ट ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसके बाद जब आर्टिकल राइटिंग आएगा उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप आर्टिकल राइटिंग करो, रिपोर्ट करो, तो उस टाइम आप पीछे एक रफ वर्क में जाकर वैल्यू पॉइंट्स लिख लेना कि आपको आर्टिकल किस वे में स्ट्रक्चर करना है। वो जो आप 2 मिनट 3 मिनट दोगे, 5 मिनट दोगे आर्टिकल को स्ट्रक्चर करने में, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप आर्टिकल लिखने वाले हो, क्योंकि आर्टिकल में स्टूडेंट्स के थॉट्स बहुत आगे पीछे होते हैं। इंट्रोडक्शन की लाइंस बाद में लिखी होती हैं, कंक्लूजन्स की लाइन पहले लिख देते हैं, तो एक जो स्ट्रक्चर होता है कि मेरे को किस पैराग्राफ में कौन सी बात कहनी है वो सब आप लिखो। तो मैं कहूँगा कि 11:35 पर आप अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो एंड बाय 11:15 यू कंप्लीट योर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। So by 11:15 again I will give you 5 minutes bonus, मीन्स 11:55 तक आपका राइटिंग सेक्शन प्लस रीडिंग सेक्शन दोनों कंप्लीट हो गया, मीन्स 40 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया बाय 11:55। और आपके पास अब 1.5 आवर ही बचे हैं बाकी एग्जाम के लिए। तो इस 1.5 आवर में कैसे करना है, 11:55 से 12:10 तक तो आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ो और मेंटली इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, बस रीड करो अभी। 12:10 से 12:25 15 मिनट्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो 15 मिनट्स में इन क्वेश्चंस के आंसर करो। उसके बाद हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। 12:25 से 12:45 तक और लेट्स से 12:50 तक 25 मिनट्स सफिशिएंट है। 25 मिनट्स जिसमें आपको अराउंड 7 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। 12:50 से 1:10 तक आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर। इस पर मैं 5 मिनट्स अगर मैं बोनस दे दूं तो मतलब 1:15 तक आपका लिटरेचर सेक्शन ओवर हो जाएगा। लिटरेचर सेक्शन ओवर हो जाएगा 1:15 तक। 15 मिनट्स आपके पास होगा रिवाइज करने के लिए। इस रिवाइज करने में आपने क्या करना है, आपने पूरा सब कुछ रिवाइज तो करना ही है, साथ में जो मेन पॉइंट्स है आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। अंडरलाइन आप साथ साथ मत करना, लास्ट में करना, क्योंकि अंडरलाइन के कोई ऐसे पर्टिकुलर मार्क्स तो होते नहीं है, तो इनकेस अगर आपका पेपर छूट जाए अंडरलाइन करने की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अंडरलाइन आप लास्ट में करना। रिवाइज करते हुए आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, उससे क्या होगा आपको जो मिस्टेक होगी वो भी पता चल जाएगी और आप साथ साथ अंडरलाइन भी कर पा रहे हो पेंसिल से। इसके अलावा कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा जो जनरली प्रेजेंटेशन की टिप्स होती हैं, कि जैसे ही आपके पास पेपर आया आप पेपर पे दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन नंबर आप बीच में लिखोगे, ब्लैक पेन अलाउड नहीं है तो यूज़ मत करना, और आप आंसर्स बहुत स्पेसिंग के साथ अच्छी तरह स्पेसिंग दोगे। 6 to 7 वर्ड्स ही एक लाइन में लिखना, ज़्यादा वर्ड्स एक लाइन में मत लिखना, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा उतना आपको कम भी लिखना पड़ेगा, प्लस उतना पेपर नीट भी लगता है। हर 3-4 लाइंस के बाद पैराग्राफ आप चेंज कर लेना लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस में। आर्टिकल में मत करना, क्योंकि आर्टिकल में एक अपना फॉर्मेट होता है 3-4 पैराग्राफ्स का, उसमें बार बार चेंज मत करना, बट लॉन्ग आंसर में आप 3-4 लाइंस लिखकर आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, दैट्स अ गुड वे। पेपर बहुत नीटली करना है, हर लाइन के बाद, हर आंसर के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, हर पूरे क्वेश्चन के बाद, लाइक इफ़ यू अटेम्प्ट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस तो उसके बाद जो भी चाहे नीचे स्पेस बच जाए उस स्पेस को छोड़ना, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। सो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द पेपर। इसके अलावा मैं कुछ जनरल टेक्निक्स इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा। जो वर्ड लिमिट है उसमें आपको यूजुअली उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली ही लिखना है, वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना। हाँ, जो अनसीन पैसेजेस हैं 1 मार्क्स वाले, उसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन अगर आपका आंसर आपको लग रहा है कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आप वर्ड लिमिट से थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हो। दूसरी चीज़, आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट आंसर है जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, या एक्सट्रैक्ट बेस्ड के 2 आंसर हो सकते हैं, और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा सही होगा, इवन अनसीन पैसेजेस में भी, तो आपको जिसमें ज़्यादा चांस लगते हैं वो तो लिख दो, उसके बाद एक ऑल्टरनेट आंसर करके हेडिंग डालो और उसमें जो आपको दूसरा आंसर लगता है वो लिख दो। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपका फर्स्ट वाला गलत भी हो गया तो आपको सेकंड वाले के इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऑल्टरनेट आंसर करके ब्रैकेट में लिख दो। थर्ड पॉइंट, अगर आपने एक्स्ट्रा शीट ली, वैसे तो एक्स्ट्रा शीट लगती नहीं है इंग्लिश में, पर अगर आपने ली है तो आप एक्स्ट्रा शीट में लास्ट में पेपर में लिख दो कि एक्स्ट्रा शीट अटैच्ड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पेज पे, क्योंकि इन केस आपकी शीट डिटैच्ड हो गई एग्जाम के टाइम में, वो भी बहुत रेयर होता है, बट अगर हो गई तो टीचर वुड एटलीस्ट सर्च फॉर कि एक्स्ट्रा शीट कहाँ गई इसकी, तो वो आप पहले ही लिख देना कि एक्स्ट्रा शीट अटैच्ड।
ऑलवेज रिमेंबर इंग्लिश के पेपर में प्रेजेंटेशन की यानी कि आपने कितना साफ साफ पेपर लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई कटिंग कहीं करी है तो वो पेंसिल से कट करके उसके ऊपर छोटा सा दोबारा लिख देना। ऐसे ऐसे कट मत करना, जो स्टूडेंट्स लाइक ऐसे ऐसे करके कट कर देते हैं वैसे मत करना। सिंपल एक पेंसिल से कट डाला और ऊपर जो दूसरा वर्ड है वो लिख दिया। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आता तो कम था एग्जाम में, कंसेप्चुअली बहुत कम आता था, लेकिन उनके मार्क्स इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा आ गए जस्ट बिकॉज उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। इंग्लिश के पेपर में और क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको आप जो नोटिस और इन्विटेशन लिख रहे हो वो बॉक्सेस में लिखना, प्लस राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट फॉलो करना, और टाइम का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इस पेपर के छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि इस 5 मिनट में ये करना है, इस 10 मिनट में ये करना है, आप यही चीज़ें अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो आप 15 मिनट्स में आराम से ही इजीली पेपर को टैकल कर लेंगे। 15 मिनट्स पहले ही 1:15 तक आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा या मैक्सिमम 1:20 तक भी हो जाएगा। 10 मिनट में आप पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ना मत पेपर में, एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर करना, और खासकर अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना, कंटेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। ऑल द बेस्ट एंड एज दिस पेपर वेल। गुड लक।